सर, ट्राई करो, सबको बोल रहा हूँ ट्राई करो सर। इस कंपनी का प्रॉफिट निकालो एंड बैलेंस शीट बना के बताओ। मैं वेट कर रहा हूँ 2 मिनट। रोशनी, रौनक, इंकी, कर रहे हो ना? यस सर, देख रहे हैं। ओके, देखना नहीं है सर, करना है। फटाफट करके बताओ कि प्रॉफिट क्या है, कि प्रॉफिट क्या है एंड इसका बैलेंस शीट क्या है। सर कैपिटल है 1,06,000। कैपिटल 2020 का 1,06,000। अच्छा, प्रॉफिट फॉर द ईयर तो बता। 6,000। 6,000 प्रॉफिट। दोनों और दोनों का बता रहे हैं, दोनों में से। दोनों का मतलब पिछले साल का 1 लाख था और इस साल का 1,06,000 तो हो गया 6,000। अच्छा, पिछले साल का 1 लाख था तो इस साल का हो गया 6,000। वेरी गुड, तो वो तो प्रॉफिट हो गया। और कैपिटल मतलब इक्विटी, इस साल का इक्विटी है 1,06,000। 1,06,000। लाइबिलिटी इस साल का 1,70,000। वेरी गुड। और एसेट 2,76,000। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो मैं भी तुम लोगों के साथ थोड़ा बहुत कोशिश करता हूँ कि इसमें से क्या निकाला जाए। क्वेश्चन तो सबको समझ में आ गया ना? डेटा गिवन है, आपको कुछ चीज़ें फाइंड आउट करना है, तो वर्किंग्स कर लो, अच्छा रहेगा। उसके बाद बैलेंस शीट पुट कर देना। पहले वर्किंग्स कर लो, वर्किंग्स करते वक्त आप इस मैटर को समझ जाओगे फटाफट। तो क्वेश्चन में क्या बोला है सर? क्वेश्चन में बोला है कैपिटल 31 मार्च 2019 में आपके पास सिचुएशंस क्या है, सोल्यूशन। अच्छा, फॉर द ईयर एंडेड, कितना ईयर एंड क्या है? फॉर द ईयर एंडेड मार्च 31 2019, ये आपका पुराना ईयर है। उसमें आपके पास क्या बोला है सर? इक्विटी इक्वल्स टू क्या है सर? इक्विटी इक्वल्स टू कैपिटल ना, पूंजी जिसका है ना। इक्विटी इक्वल्स टू कैपिटल कितना है? हेलो, 1 लाख। 1 लाख ना, 31 मार्च 2019 का। तो यू कैन से इक्विटी इक्वल्स टू कैपिटल, तो ये आपका हो जाएगा 1 लाख। अच्छा, लाइबिलिटी का क्या सिचुएशन दिया है सर? बैंक लोन 1 लाख और ट्रेड पेबल 75। बैंक लोन 1 लाख एंड ट्रेड पेबल 75, इसी साल का देख रहे हैं हाँ, उसमें बाद में जाएंगे। तो लाइबिलिटी आपका बैंक लोन है और ट्रेड पेबल है। वेरी गुड विश्वजीत। तो बैंक लोन कितना? 1 लाख और ट्रेड पेबल 75,000। वेरी गुड सर। अरे और किसी का हुआ? 1,75,000। 1,75,000। वेरी गुड सर। अच्छा, एसेट का सिचुएशंस भी चाहिए ना हमें। फिक्स्ड एसेट 1,25,000, ट्रेड रिसीवेबल 75, इन्वेंट्री 70, कैश एंड बैंक। कैश एंड बैंक अच्छा, एसेट में 5,000। एसेट को जब बाइफरकेट करे तो फिक्स एसेट भी दिखाना है प्लस ट्रेड रिसीवेबल भी दिखाना है प्लस इन्वेंट्री भी दिखाना है प्लस कैश एंड बैंक भी दिखाना है। तो चलो सबको दिखाते हुए आगे बढ़ते हैं। कितना है बोल? फिक्स एसेट कितना है? 1,25,000। 1,25,000 का फिक्स एसेट्स है। वेरी गुड सर। 75 75,000 का ट्रेड ट्रेड रिसीवेबल। रिसीवेबल। इन्वेंट्री 70,000। 70,000 का इन्वेंट्री। वेरी गुड सर। देखो सब दिया हुआ है यहाँ पर, 1,25,000, 75, 70 एंड लास्ट में बचा है सर 5, कैश एंड बैंक 5।
कितना हो गया सर टोटल? 2,75,000। 2,75,000 का आपका हो गया एसेट। समझ आ रहा है ना सर? Yes, Yes, sir. sir. Profit 6,000. वेरी गुड सर। अब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 पे जाना है सर, 2020 पे। तो उसमें आपका एसेट का हालत क्या हो जाएगा? 2020 का एसेट क्या हो जाएगा? 1,10,000, 80, 80, 6 है ना? यस सर। 1,10,000 प्लस 80,000 प्लस 80,000 प्लस 6,000। 6,000 कितना हो जाएगा? 2,76,000। 2,76,000। ये 2020 का एंड का है। लाइबिलिटी का क्या सिचुएशन है? 1,70,000। लाइबिलिटी लोन है 1,00,000 का, ट्रेड पेबल है 70,000 का। ट्रेड पेबल मतलब आपको दूसरे को पे करना है सर, ट्रेड पेबल का। तो लाइबिलिटी हो जाएगा 1,00,000 प्लस 70,000, तो हो जाएगा 1,70,000। वेरी गुड सर। अच्छा, इक्विटी कितना हो जाएगा सर? इक्विटी मीन्स इक्विटी हो जाएगा 1,06,000। 2,76,000 माइनस 1,70,000। माइनस लायबिलिटी। इक्विटी मीन्स एसेट माइनस लायबिलिटी करके आपको मिल जाएगा ना कैपिटल। तो एसेट माइनस लायबिलिटी, तो एसेट कितना है? 2,76,000 माइनस लायबिलिटी है 1,70,000, तो ये हो जाएगा आपका 1,06,000। वेरी गुड सर। और आपका बचा है सर प्रॉफिट कैलकुलेट करना। प्रॉफिट क्या हो जाएगा? न्यू इक्विटी माइनस ओल्ड इक्विटी, न्यू कैपिटल माइनस ओल्ड कैपिटल बेसिकली। तो न्यू इक्विटी आपका है वो 1,06,000 का, और ओल्ड इक्विटी आपका कितना था सर? 1,00,000 का। 1,00,000 का था। वेरी गुड, 1,00,000। तो अल्टीमेटली आपका प्रॉफिट कितना हो गया? 6,000 का। समझ में आ गया सर सबको? सबको समझ में Yes, आया? sir. Yes, sir. ठीक है ना, इजी था, कोई टफ चीज़ था नहीं। बट कई बार ऐसे होते कि इजी चीज़ ही समझ के परे होते हैं, तो इसलिए ध्यान रखिएगा ये सब चीज़ों पे। ठीक है, एक्चुअली दुनिया में कोई भी चीज़ टफ नहीं होता जब तक ना जाने उस चीज़ को। एरोप्लेन बनाना भी उतना टफ नहीं है, बट क्या है ना, जब तक जानेंगे नहीं तब तक टफ ही लगता है। क्या है ना, आप लोगों को एक चीज़ बताओ, एक सीक्रेट यही है, दुनिया में हर एक चीज़ हो सकता है, बट प्रॉब्लम है कि जो लोग उस चीज़ को जानते हैं ना, मैक्सिमम केस में किसी के पास किसी भी चीज़ का नॉलेज है, वो अगले को समझाना नहीं चाहता, उसको सिखाना नहीं चाहता। और क्योंकि कोई किसी को बताना नहीं चाहता, सिखाना नहीं चाहता, तो फिर नॉलेज का स्प्रेड नहीं होता। और क्योंकि सब डरे हुए हैं, सबका एक डर क्या है कि अगर मैं उसको बता दूँ तो फिर उसका वो मेरा काम छीन लेगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। जिस कंट्री में नॉलेज शेयरिंग में कोई पाबंदी नहीं है, जिस कंट्री में लोग किसी को कोई बोलने में, देखो बिजनेस का सीक्रेट अलग होते हैं कि आप किस तरह से बिजनेस करते हो, दैट्स अ डिफरेंट इशू, बट एटलीस्ट किसी को ज्ञान देने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो यही प्रॉब्लम है कि अगर कोई थोड़ा सा हायर लेवल में आ गया, से फॉर एग्जांपल कोई एक अच्छा लॉयर है, उसको लॉ का पूरा कॉन्सेप्ट सब कुछ पता है, बट वो अपने आर्टिकल ट्रेनिंग को भी वो नहीं सिखाना चाहता, बिकॉज अगर वो सीख जाएगा तो मे भी हो सकता है कि उसका काम चले जाए। एक अच्छा डॉक्टर, उसके पास जो कंपाउंडिंग करते हैं, उसको पूरा का पूरा काम सिखाना नहीं चाहता। इवन मैंने तो ऐसा भी डॉक्टर देखा हूँ जो कंपाउंडर रखता भी नहीं है, बिकॉज उसको ऐसा लगता है कि वो जो काम करता है वो कंपाउंडर उसका उसका काम ले लेगा। क्या मैं सही बोल रहा हूँ सर? क्या आप लोगों ने कभी ऐसा ऑब्जर्व किया? Yes, sir. ठीक है, तो एक्चुअली कोई किसी को ना सिखाना नहीं चाहता है, सबको डर है कि भाई मेरा काम है। मेरे घर के बगल में एक बहुत फेमस होम्योपैथी डॉक्टर है, वो किसी बाहर वाले को, मतलब इतना भीड़ होता है उसके पास, अच्छा डॉक्टर है, बहुत नॉलेजेबल है, स्पेशली चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, वो अभी भी आज तक किसी कंपाउंडर को नहीं रखा। इतना बड़ा प्रॉब्लम अकेला हैंडल नहीं कर पाते। उसके बीवी, मतलब उनकी जो वाइफ है, मतलब मेरा बगल, मतलब पड़ोसी है, तो ताई जी है बेसिकली, जेठी माँ बोलते हूँ मैं। तो वो अपने वाइफ को काम पे लगा दिया, अपना पूरा संसार का काम संभालने के बाद वही आके दवाई बना के देता है, कंपाउंडर नहीं रखा। इसके पीछे एक ही वजह है, ताकि उसका काम कोई और ना सीख ले। लेकिन सर
ऐसा थोड़ी ना होना चाहिए। अगर आप किसी को बना देते यार, अच्छा होता ना, सिर्फ अपना पैसा देख लिया आपने। लेकिन पॉइंट है कि आप और ज़्यादा बड़ा डॉक्टर बन जाते शायद, आप एक छोटा सा टाउन का डॉक्टर बन के रह गए, आप शायद और पॉपुलर हो जाते, बट उसके बाहर देखने का इच्छा ही नहीं है। क्यों देखें, क्यों बनाए किसी को, क्यों बनाना है, किसी को कुछ नहीं बनाना है, ठीक है। अरे भाई दवाई बना देगा तो कोई डॉक्टर थोड़ी बन जाएगा। बट पता नहीं, मतलब ये जो बड़ा सिक्योर्ड कंजर्वेटिव अप्रोच, दिस इज अ वेरी कंजर्वेटिव अप्रोच। तो चलो वही कंजर्वेटिज्म में बात हो रहा है। कंजर्वेटिज्म स्टेट्स दैट द अकाउंटेंट शुड नॉट एंटिसिपेट एनी फ्यूचर इनकम। तो यहाँ पर कंजर्वेटिव थोड़ा अलग मतलब है कि यहाँ पर एंड मतलब फ्यूचर इनकम को हम लोग सोच नहीं पाते। हाउएवर दे शुड प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस। When there are many alternative values of an asset, an accountant should choose the method which leads for the lesser value. Later on, we shall see that golden rule of current asset valuation, that is cost और market price, आगे आगे हम लोग सीखेंगे, ठीक है। इसका cost और market price whichever is lower, ये एक बहुत फेमस गोल्डन रूल है करंट एसेट को वैल्यूएट करने का। जब आगे आगे आप लोग और पढ़ाई करोगे और आगे एडवांस लेवल में पढ़ोगे, स्पेशली मैम मैक्सिमम क्लास में ही आपको ये सब बताते जाएगा कि कॉस्ट और मार्केट वैल्यू व्हिच एवर इज लोअर, ओके, ओरिजिनेटेड फ्रॉम दिस कॉन्सेप्ट। मतलब जो लोअर है हम लोग उसी वैल्यू को अपना सोचते हैं, बड़ा वालों का नहीं सर। तो द रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट ऑल्सो स्टेट्स दैट नो चेंज शुड बी काउंटेड अनलेस इट इज मेटेरियलाइज्ड। The conservatism concept puts further brake on it. It is not prudent to count unrealized gain, but it is desirable to guard against all possible losses. Conservatism बोलते हैं it is not prudent to count unrealized gain, but it is desirable to guard against possible all losses. आपको जो ही कुछ लॉस हो सकता है उस लॉस को गार्ड करो, बट अगर आपको कुछ अनरियलाइज्ड गेन है आप उसको हिसाब ना करो। मतलब ये आप देख सकते हो रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट के साथ कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट का झगड़ा चल रहा है। For this concept, there should be at least 3 qualitative characteristic of financial statement. जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब आप लोग ऑडिट करने जाओगे ना सर, ये सब टॉपिक आपको ऑडिट करने के टाइम पे बड़ा मजा आएगा, ठीक है। चाहे आप अकाउंटिंग ऑडिट करो, इवन आप कॉस्ट ऑडिट करो, इवन आप सेक्रेटरियल ऑडिट में टाइम पे भी थोड़ा बहुत जरूरी होगा, बट स्पेशली इन फाइनेंस ऑडिट एंड अकाउंट्स ऑडिट। प्रूडेंस मीन्स जजमेंट अबाउट द पॉसिबल फ्यूचर लॉसेस। कंपनी का फ्यूचर में कुछ लॉस हो सकता है या नहीं, दैट इज द प्रूडेंस मीन्स विच आर टू बी गार्डेड। फ्यूचर लॉस को गार्ड करना है, एज वेल एज गेन्स विच आर अनसर्टेन। फ्यूचर गेन्स जो अनसर्टेन है उसको नहीं देखना, बट फ्यूचर लॉस को गार्ड करना है, दैट इज द प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। न्यूट्रलिटी क्या है? अनबायस्ड आउटलुक is required to identify and record such possible losses as well as to exclude uncertain gains, that is neutrality. Unbiased outlook is required to identify and record such possible losses and as well as to exclude uncertain gains. And faithful representative are of alternative values, faithful representation of alternative values. तो इस तरह से बहुत सारे अकाउंटिंग ऑथर्स अपने अपने अकाउंटिंग किताबों में, ठीक है, लिखे हैं। Many accounting authors, however, are of their view that conservatism essentially leads to understatement of income and wealth, and it should not be biased for the preparation of financial statement. ये भी एक अप्रोच है, यूज किया गया है, ठीक है। तो ये होता है आपका कंजर्वेटिव। फ्यूचर लॉस को देखते हैं, फ्यूचर प्रॉफिट को नहीं। लॉस को गार्ड करने के लिए सोचते हैं, प्रॉफिट को एक गेन को एक्सक्लूड कर देते हैं, एंड कोई ऑल्टरनेटिव रिप्रेजेंटेशन के बारे में सोचते रहते हैं। तो ये हो गया आपका कॉन्जर्वेटिव अप्रोच, जो अकाउंट्स में एक यूजेबल एरिया में अभी भी रखा गया है। मतलब वो क्या है ना, प्रैक्टिस देखा गया है समय के साथ साथ, लोग जो करते हैं उसी को एक्चुअली कॉन्सेप्ट बनाया जाता है। एवरीथिंग इज कॉन्सेप्ट सर। मतलब हम लोग बहुत केस में, आपको मैं थोड़ा सा एक अलग लाइन पे बताता हूँ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल एंड कॉन्सेप्ट। प्रिंसिपल, बिलीव्स, कॉन्सेप्ट क्या होता है? कभी आपने एक चीज़ सोचे सर, एक कंट्रोवर्शियल बात, फिर से आप बोलोगे सर आपके दिमाग में कंट्रोवर्सी घूमता रहता है। पूरा भारत में करेंटली अपने वेस्ट बंगाल में एक वर्ड को गाली के हिसाब से देखा जा रहा है। राम राम बोलने ही कोई डर जाते हैं या गुस्सा हो जाते हैं, बोलते हैं गाली दे रहा है। जय श्री मेरा राम। जय श्री राम। अब सवाल जय श्री राम का नहीं है, मैं कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं करूंगा, वर्ड कंट्रोवर्सी है। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ये जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल्स, ये जो बिल्ड होते हैं, बिलीफ्स, इसको आप झुटला नहीं सकते। मतलब हम लोग बोल नहीं सकते कि दिस इज ये कोई पौराणिक मैटर है। मतलब पौराणिक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं सर? पुराण। उसका इंग्लिश नेम क्या है पुराण का? हेलो? ओल्ड। नहीं ओल्ड नहीं रे बाबा, उसका एक नाम है। पुराण को क्या बोलते हैं? वो तो प्राचीन हो गया।
पौराणिक मतलब हम लोग बोलते हैं ना, मतलब उसका इंग्लिश नाम बोलने से आपको मतलब समझ में आ जाएगा। दिस इज नॉट कॉल्ड हिस्ट्री। हाँ, बिब्लिकल नहीं नहीं। अरे कोई नहीं है जिसको पुराण को क्या बोलते हैं सर, पौराणिक कहानी को क्या बोलते हैं? एपिक बोलते हैं क्या? नहीं नहीं, एपिक नहीं बोलते। एपिक का मतलब अलग होता है। रौनक, हाँ नहीं नहीं, अरे एक नाम है, बहुत फेमस नाम है, पुराण को बोलते हैं पौराणिक। मतलब उसका इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं? चलो छोड़ो यार, नाम याद नहीं आ रहा है, कॉन्सेप्ट समझ लो। तो कॉन्सेप्ट क्या है, इतना सारा लोग पूरा भारत में, आप कश्मीर से लेके कन्याकुमारी चले जाओ, ठीक है, सीरियसली आई एम नॉट जोकिंग। आप कश्मीर से लेके कन्याकुमारी चले जाओ, आप मेघालय से लेके, मणिपुर से लेके गुजरात तक चले जाओ, ठीक है, ईस्ट से वेस्ट चले जाओ, साउथ से नॉर्थ चले जाओ, ऐसा कोई जगह नहीं है भारत में जहाँ लोग राम नाम नहीं बोलते। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, तो एक कंट्री का इतना बड़ा लोग, इतना सारे लोग, हर जगह में राम राम का पूजा होता है। अब कोई बोलता है राम क्या है, कभी किसी ने देखा नहीं है कि नहीं है? अरे भाई बहुत पुराना है इंडियन हिस्ट्री, इंडियन का सिस्टम बहुत पुराना है। तो सवाल ये उठता है सर, ये राम नाम या राम का पूजा हर भारत के कोने कोने में क्यों होता है? कहीं ना कहीं ये राम का जो प्रिंसिपल है, ये राम का जो बिलीफ सिस्टम है, ये राम का जो कॉन्सेप्ट है, ये राम का जो कैरेक्टर है, ये ऑब्वियसली पूरा भारत में कहीं ना कहीं हर जगह में गया है। तभी ना आपको हर जगह में राम नाम सुनने को मिलता है। क्यों राम? मतलब ये एक जन बोलता तो मैं समझ लेता कि झूठ है, दो जन बोलता तो मैं समझ लेता भाई छोड़ो यार चुप रहो, लेकिन ऐसा नहीं कि सारा का सारा भारत बोलता रहता है। क्यों? इसमें कोई झुटलाने का बात नहीं। दिस इज कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल, बिलीफ्स, आस्था, ये समय के साथ साथ बनते हैं, ठीक है। तो इसमें गुस्सा होने का कोई बात नहीं है। ये अगर कोई गुस्सा होते हैं, इट्स जस्ट अ पॉलिटिकल गुस्सा। इसमें बाकी लोगों को समझना चाहिए। इसमें आप क्यों झूठ करते हो यार, समझ में नहीं आता। एक जन बोलता, एक स्टेट बोलता, मैं समझ लेता। हाँ, ये अलग बात कि हमारे बंगाल में किसी के साथ किसी का मीट होने से राम नाम नहीं बोलते, बट हाँ हम लोग कभी भी प्रॉब्लम होने से हे राम क्या होगा ऐसे बोलते हैं, हे राम की होएगा তুমি लोग, কি या फिर তখন राम। পুরাণের মানে এনশিয়েন্ট জিজ্ঞাসা করছিলে? नहीं नहीं, पुराण को इंग्लिश में क्या बोलता है? पुराण, एंशियंट बोलो। नहीं एंशियंट नहीं, मैं, अरे वो लैंग्वेज मुझे याद नहीं आ रहा है। मतलब जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना कि हिस्ट्री, वैसे ही पुराण का भी एक नाम है इंग्लिश में। क्या बोलते हैं, कल्प, मतलब वो ऐसे लगता है जैसे कि माइथोलॉजी। लेजेंड लेजेंड माइथोलॉजी, माइथोलॉजी। लेजेंड लेजेंडের কথা लेजेंड नहीं বলছো তুমি? नहीं नहीं, माइथोलॉजी की बात कर रहा था मैं। मीथ मतलब ऐसे करके बोलते हैं ना कि माइथोलॉजी, मतलब जैसे ये महाभारत रामायण को हम लोग क्या पढ़ते हैं, माइथोलॉजी बोलते हैं ना। माइथोलॉजी अच्छा, এপিক, হ্যাঁ ऐसा, এপিক। दिस इज नॉट ए गुड वर्ड माइथोलॉजी। क्यों जानते हो? এপিক बिकॉज, বলে এগুলোকে। हाँ एपिक तो है ही, बट हम लोग बोलते हैं ना कि पुराण है, माइथोलॉजी है। पुराण फिर भी ठीक है, बट माइथोलॉजी, मीथ का मतलब क्या है? मीथ मतलब जो माइथोलॉजी बेसिकली होता है, हाँ मेरे मेरे हिसाब से ऐसा हुआ होगा, नहीं भी हो सकता है, हाँ मतलब हाँ, इट इज अ पार्ट ऑफ सच, स्टोरी हाँ टेलिंग। हाँ, स्टोरी टेलिंग में सच नहीं मानते। इट्स नॉट अ गुड वर्ड मीथ। मतलब इतना सारा लोग मीथ नहीं हो सकता। राम नाम को लेके इतना सारे लोग मीथ कैसे होगा? कभी ठंडे दिमाग में सोचना। कृष्णा नाम पे इतना सारा लोग मिथ नहीं होगा, शिव नाम पे इतना सारे लोग मिथ नहीं होगा। भारत का ऐसा कोई कोना नहीं है जहाँ शिव का मंदिर नहीं है। छोटा से छोटा गांव से लेके बड़े से बड़े शहर से लेके और जो मेन मेन श्राइन एरिया है वहां से लेके इतना सारा शिव मंदिर कि कहाँ से आ गया? कुछ तो बात है सर, कभी समझा करना, ठीक है। इसमें प्योर साइंस छुपा हुआ है, कोई बात नहीं। ओके, तो कंसिस्टेंसी का बात कर रहे हैं अभी। मतलब एक बात कंसिस्टेंट होते 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 वो कंसिस्टेंट हो जाते हैं। तो सालों से, हजारों बरस से ये होते जा रहे हैं, तभी ना लोग इतना अभी भी नाम लेते हैं, अगला 100 साल में भी लेगा, ठीक है। ओके, तो चलो, प्रिंसिपल बिलीफ इसी तरह से क्रिएट होता है। अकाउंट्स का भी प्रिंसिपल में कुछ अच्छा है, कुछ बुरा है, कुछ समझ नहीं आता, कुछ लॉजिकल नहीं है, बट ये बिलीफ सिस्टम इसी तरह से भी बना है समय के साथ साथ। In order to achieve comparability of the financial statement of an enterprise through time, the accounting policies are followed consistently from one period to another. A change in an accounting policy is made only in certain exceptional circumstances. The concept of consistency is applied particularly when alternative methods of accounting are equally acceptable. For example, a company may adopt any of several methods of depreciation, such as written down value method, straight line method. Likewise, there are many methods for valuation of inventories.
but following the principle of consistency, it is advisable that the company should follow consistently over years the same method of depreciation or the same method of valuation of inventories which is chosen. However, in some cases, though there is no inconsistency, they may seem to be inconsistent apparently. In case of valuation of inventories, if the company applies the principle at cost or market price, whichever is lower, and if the principle accordingly result in the valuation of inventories in 1 year at cost price and the market price in the other year, there is no consistency here. It is the only an application of the principle. मतलब सर मैं आपको इसको एक सिंपल बता सकता हूँ मैटर को, कि जैसे अकाउंट्स को मेंटेन करने के टाइम पे ना, जैसे जो लोग डिप्रिसिएशन करके आए हो या फिर जब बाद में करोगे डिप्रिसिएशन, या फिर अकाउंट इन्वेंट्री अकाउंट्स भी करोगे, जिसमें अकाउंट्स इन्वेंट्री अकाउंट्स का भी ना अलग अलग मेथड होता है इन्वेंट्री मेंटेन करने का। किसी को आइडिया है कि कितना तरह का इन्वेंट्री मेंटेन करने का मेथड होता है सर? कोई आइडिया? अकाउंट्स फॉर इन्वेंट्री अगर नहीं किया कोई भी आदमी सर, लेकिन फिर भी इट्स वेरी पॉपुलर, बहुत पॉपुलर है अकाउंटिंग फॉर इन्वेंट्री। मैं नाम बोलूंगा तो भी समझ आ जाएगा। एवरेज मेथड, वेटेड एवरेज हो गया। हाँ वेरी गुड सर, लेकिन कुछ मेथड है बहुत फेमस है, नाम बता। एवरेज मेथड तो है ही, लीफो, फीफो, नाम सुने ना सर? वेटेड एवरेज। हाँ वही तो है सर, वेटेड एवरेज। ठीक है, तो अकाउंटिंग फॉर इन्वेंट्री जब करोगे और डिटेल समझोगे। लीफो मीन्स लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब सामान जो लास्ट में आया है वो पहले निकलेगा, एंड फीफो मीन्स जो पहले आया है वो पहले निकलेगा। अब ये डिपेंड करता है बिजनेस टू बिजनेस कि वो किस तरह से अपना बिजनेस को हैंडल करते हैं, कि जो प्रोडक्ट पहले आया उसको पहले निकाले सेल करे, या फिर जो लास्ट में आया उसको पहले निकाले, इट्स डिपेंड। ओके, तो लीफो मेथड इज देयर, फीफो मेथड इज देयर, वेटेड एवरेज भी होता है। ये अकाउंटिंग फॉर इन्वेंट्री का कुछ सिस्टम है। ठीक है, तो आप अपना इन्वेंट्री या स्टॉक मेंटेन करते हो। ठीक है, जैसे अगर आपका मेडिकल स्टोर है, आप देखोगे मेडिकल स्टोर वाले ना स्टॉक को बहुत दिमाग लगा के मेंटेन करता है। आप कोई भी मेडिकल स्टोर में जाओ, आप कोई भी दवाई उनसे लो, वो फटाक से उसको कंप्यूटर में ढूंढता है। अगर वो उसके पास नहीं है तो फिर संगे संग उसको वो लिख लेता है, या फिर अगर उसके पास खत्म हो रहा है तो संगे संग उसको कंप्यूटर में एंट्री कर लेता है। करता है, कभी देखे हो सर? मेडिकल स्टोर सबसे ज्यादा अच्छा एग्जाम्पल है स्टॉक मेंटेन का, है ना? तो वो स्टॉक क्यों मेंटेन करता है? बिकॉज हिसाब बहुत जरूरी है स्टॉक मेंटेन का। तो एक बंदा ने एक साल में लास्ट इन फर्स्ट आउट मेंटेन किया, दूसरा साल में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेंटेन कर रहा है, या फिर तीसरा साल में वेटेड एवरेज मेंटेन कर रहा है। नहीं, आपको जो करना है आपको ना एक कंसिस्टेंट लेवल में करना चाहिए। अगर आप बार बार अपना सिस्टम बदलोगे ना तो प्रॉब्लम में गिर जाओगे सर, अकाउंट का प्रॉपर हिसाब नहीं बनेगा। डिप्रिसिएशन देने का भी तरीका होता है, डिप्रिसिएशन का भी अलग अलग मेथड होता है, SLM मेथड भी होता है। हाँ बोलो। स्ट्रेट लाइन रिटर्न डाउन, स्ट्रेट लाइन मेथड, WDB मेथड, है ना? तो स्ट्रेट लाइन मेथड भी करोगे तो साल भर वही करते जाओ, और WDB करोगे तो वैसा ही करते जाओ। जब डिप्रिसिएशन सीखोगे ये सब मेथड पे और ज़्यादा चर्चा होगा कि कौन सा मेथड क्यों लगता है, कहाँ लगता है, किस तरह का इंडस्ट्री में लगाया जाता है। बट सर कंसिस्टेंसी का बात ये है कि कंसिस्टेंसी का मतलब आप जो यूज़ करते हो उसको प्रॉपर लेवल पे यूज़ करो, नहीं तो क्या हो जाएगा ना, देयर इज मतलब नो इनकंसिस्टेंसी हियर, इट इज़ ओनली एन एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल। मतलब ये एक तरह का मतलब प्रॉब्लम ही हो जाएगा। आप प्रिंसिपल अप्लाई तो कर रहे हो बट कंसिस्टेंट नहीं हो, तो उसका प्रॉब्लम तो हो सकता है। बट द कॉन्सेप्ट ऑफ कंसिस्टेंसी does not imply non flexibility as not to allow the introduction of improved method of accounting। मतलब ये भी नहीं है कि अगर आप वो करते आ रहे हो तो फिर वही करना पड़ेगा, जरूरत पड़ने से चेंज भी कर सकते हो, आपको फ्लेक्सिबिलिटी भी मिलता है। नॉन फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगा, फ्लेक्सिबिलिटी भी मिल सकता है अगर इंप्रूव्ड मेथड ऑफ अकाउंटिंग आपके सामने आता है तो। An enterprise should change its accounting policy in any of the following circumstances to bring the books of accounts in accordance with the issued accounting standards। नेक्स्ट क्लास से हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ही पढ़ेंगे कि अगर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स आपको सॉरी जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू करके दे रहे हैं उसके हिसाब से आपको चेंज करने के लिए बोल रहे हैं तो आपको चेंज करना होगा। एंड टू कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ लॉ, जैसे कि अभी कंपनी एक्ट 2013 आ गया, सारा का सारा सिस्टम अभी 2013 के हिसाब से होता है, तो आपको चेंज करना होगा। एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता सकता हूँ, कंपनी अकाउंट्स जो लोग करोगे या फिर करते हो, कंपनी अकाउंट्स का जो बैलेंस शीट PL मेंटेन होता है उसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस शीट एज पर, क्या बोलते हैं सर, कोई जानते हो? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। नहीं सर, बैलेंस शीट एज पर 3। शेड्यूल 3। अच्छा शेड्यूल 3, हाँ शेड्यूल 3। तो पहले क्या होता था
पहले आप ऐसे नॉर्मल कंपनी के केस में नॉर्मल बैलेंस शीट जैसे हम लोग हर केस में बताते रहते हैं, ऐसे एसेट लायबिलिटी आप कर सकते हो। लेकिन ये शेड्यूल 3 के हिसाब से जो बैलेंस शीट है ना सर, इसका थोड़ा तरीका अलग है, मतलब सेम ही है, बैलेंस शीट ही है, लेकिन इसका जो शेड्यूल 3 का जो सिस्टम है वो कुछ अलग लेवल में, उसमें एक तरफ आपका ऐसे इस तरह वर्टिकली होते हैं, ऊपर में आपका लाइबिलिटीज एंड कैपिटल्स होते हैं, नीचे आपका एसेट्स होते हैं, इस तरह से लिखा जाता है, इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। तो ये जो तरीका है, ठीक है, तो वो तरीका चेंज किया गया, स्टैंडर्ड्स में बताया गया, लॉ में बताया गया, तो चेंज करना पड़ा। तो ऐसा नहीं आप चेंज नहीं कर सकते। एंड अनदर इंपॉर्टेंट एरिया इज मेटेरियलिटी, द लास्ट कॉन्सेप्ट। मेटेरियलिटी प्रिंसिपल परमिट्स अदर कॉन्सेप्ट टू बी इग्नोर्ड। मेटेरियलिटी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो बाकी कॉन्सेप्ट को इग्नोर कर देता है। इफ द इफेक्ट इज नॉट कंसिडर्ड मेटेरियल, द प्रिंसिपल इज एन एक्सेप्शन टू फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। According to the materiality principle, all the items having significant economic effect on the business of the enterprise should be disclosed in the financial statements, and any insignificant item which will only increase the work of accountant but will not be relevant to the users need should not be disclosed in the financial statement. मतलब जो एसेट का वैल्यूएशन है, जिसका मेटेरियलिटी है, जिसका कोई मतलब होता है, जिसका कोई इकोनॉमिक एंड मॉनेटरी वैल्यू होता है, उसको कैसे भी करके आपको अकाउंट्स में मेंटेन करना है या फिर उसका डिस्क्लोजर करना है, मतलब उसके बारे में आपको नोट देना है, उसका हिसाब देखना है। लेकिन जो मैटर या इररिलेवेंट है, जितना कुछ इफेक्टिव नहीं है, उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप नॉट डिस्क्लोज करते हो, ठीक है। द टर्म मेटेरियलिटी इज द सब्जेक्टिव टर्म। अब ये सब्जेक्टिव क्यों है भाई? कौन सा चीज किसके लिए वैल्यूएबल है और कौन सा मैटर किसके लिए वैल्यूएबल नहीं है, ये सब्जेक्टिवली डिटरमाइन होता है। ये आप कह नहीं सकते कि एक 500 रुपये का खर्चा, सपोज मानो कि किसी को 500 रुपीज़ का कुछ खर्चा किए, ठीक है, से फॉर एग्जांपल कि अपने रास्ते में आपका गाड़ी चल रहा है तो पुलिस को 500 रुपया दिए, तो उसका खर्चा आप मेंटेन कर रहे हो। मे बी 500 टू पुलिस इज नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया, बट इसके ऊपर ये भी डिपेंड करता है कि भाई पुलिस कितना करप्ट हो रहा है कि वो फालतू के आपसे घूस ले रहा है, ठीक है। ये डिपेंड करता है, सब्जेक्टिवली डिटरमाइन। इट इज ऑन द जजमेंट, कॉमन सेंस एंड डिस्क्रिप्शन द अकाउंटेंट दैट विच आइटम इज इमेटेरियल एंड विच इज नॉट। फॉर एग्जाम्पल, stationery purchased by the organizations through not used fully in the accounting year purchase still shown as an expense of that year because of the materiality concept। मतलब आपने जो स्टेशनरी खर्चा किया अपने बिजनेस के लिए, वो आपने खर्चे के हिसाब से दिखा लिया, बट स्टिल वो खर्चा आपका नेक्स्ट ईयर में चला गया, मतलब उसका जो यूज चल रहा है। सपोज आपने प्रिंटर का इंक लिया था, सपोज आपने कुछ पेजेस लिया था, जो पेजेस आपने लास्ट ईयर में लिया था वो लास्ट ईयर के खर्चा में दिख रहा है, बट वो स्टिल आप इस साल में भी यूज कर रहे हो सकता है कि नहीं हो सकता? लास्ट ईयर में लिए थे, लास्ट ईयर में खर्चा में दिख रहा है, बट उसका यूज इस साल में भी हो रहा है। अंडरस्टैंड सर? हेलो? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Similarly, depreciation on small items like books, calculator, etc. is taken as 100% in the year of purchase, though used by the entity for more than a year. This is because the amount of books or calculator is very small to be shown in the balance sheet, though it is the asset of the company. The materiality depends not only upon the amount of the item but also upon the size of the business, nature and level of information, level of the person making the decision, etc. Moreover, an item material to be one person may be immaterial to another person. अब बात समझ रहे हो ना? मैं आपको पुलिस के बारे में बोल रहा था। ये जिस एरिया में जिनका बिजनेस है, पुलिस का जो चंदा सिस्टम है, मतलब उनको देना पड़ता है गाड़ी छोड़ने के लिए, ये इलीगल है, ऑब्वियसली इलीगल है। बट किसी जो जिसका गाड़ी का बिजनेस है, उनके लिए पुलिस का खर्चा धीरे धीरे पेन मतलब हेड मतलब सरदर्द हो जाएगा, तो उसके लिए वो बहुत मटेरियल हो सकता है। लेकिन जिसका पुलिस को लेके काम नहीं है, कभी कभी पुलिस को खर्चा देना पड़ता है, उसके लिए मैटर इमटेरियल हो सकता है। What is important is that omission of any information should not impair the decision making of various users. ठीक है? Is that omission of any information should not impair the decision making of various users. मतलब अगर आप कोई मैटर को ओमिट करते हो, इंफॉर्मेशन से, कॉन्सेप्ट से नहीं दिखाते हो, तो उसमें ऐसा ना हो कि यूजर्स को कुछ प्रॉब्लम हो जाए। आप जो अकाउंटिंग यूजर्स लाइक इन्वेस्टर्स, ट्रेडर, क्रेडिटर, जो आपका अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को यूज करता है, उनको प्रॉब्लम में आप नहीं डाल सकते। तो अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपको इमेटेरियल लग सकता है, बट इन्वेस्टर को मे भी हो सकता है मेटेरियल लगे, तो वो देखना चाहिए कि भाई कौन सा चीज़ मेटेरियल है, कौन सा चीज़ नहीं है। तो अल्टीमेटली हम लोग गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एंड एक्रूअल, ये 3 एजम्पशंस फंडामेंटल अकाउंटिंग माना जाता है, ठीक है। एक अकाउंट्स गोइंग कंसर्न होगा, बिजनेस कंसिस्टेंट होगा, बिजनेस एक्रूअल होगा। ऑलरेडी वी आर डिस्कस्ड इन दिस थिंग्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में एक सिंपल कह रहे हैं सर, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये हम लोग ऑडिट में भी, आप लोग आगे जब ऑडिट पढ़ोगे तो उसमें भी बताया जाएगा। द एम ऑफ अकाउंटिंग इज टू कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स टू ascertain financial performance and financial position of an entity
and to communicate the relevant financial information to the interested user groups. जैसे कि अभी आपको मैं बता रहा था, the statements are basic means through which the management of an entity makes public communications of the financial information along with selected quantitative details. They are structured financial representations जिसमें आपका बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, सारा का सारा इन्फॉर्मेशन देख के, वेरियस अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल्स, कन्वेंशन, सभी चीज देख के, वो अकाउंट्स के देख के, क्योंकि अकाउंट्स लैंग्वेज ऑफ बिजनेस है, कोई बिजनेस अच्छा चल रहा है, आप लोगों को मैं टाटा मोटर्स, जैगुआर, लैंड रोवर का भी अकाउंट्स चेक करके बताता था, है ना, याद होगा आपको। तो वो जो भी इन्फॉर्मेशन यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग हैं वो उसको देख के समझ सकता है बिजनेस अच्छा जा रहा है, बुरा जा रहा है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का बहुत बड़ा योगदान होते हैं अपनी इकोनॉमी में, तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया। एंड कुछ क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक दिया है, एक बार घर में गो थ्रू कीजिएगा, मैंने सारा का सारा पॉइंट तो डिस्कस कर दिया, ठीक है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसा होना चाहिए? फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडरस्टैंडेबिलिटी होना चाहिए, तो वेरी सिंपल थिंग। रेलिवेंस होना चाहिए, जो बोल रहे हो रेलिवेंट बात करो यार, इररेलिवेंट बातें मत करो। रिलायबल होना चाहिए, भरोसेमंद होना चाहिए, नहीं तो ऑडिटर को यही सब चेक करना होता है, ठीक है। जब ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही तो चेक करने जाता है, कॉस्ट ऑडिटर कॉस्ट ऑडिट करने जाता है, फाइनेंशियल ऑडिटर फाइनेंस स्पेशली चार्टर्ड अकाउंटेंट फाइनेंस ऑडिट करने जाते हैं। बट उसके मेन कॉन्सेप्ट यही है कि जो भी स्टेटमेंट कंपनी बिल्ड करते हैं वो अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, रिलेवेंट होना चाहिए, इररिलेवेंट बातें मत नहीं करना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, कॉम्पेरेबल होना चाहिए, ठीक है, सिमिलर इंडस्ट्री के साथ, ओन इंडस्ट्री के साथ भी, ठीक है। एंड मेटेरियलिटी होना चाहिए, मतलब जो वैल्यूएबल चीजें हैं वो वहां से नहीं हटना चाहिए, ठीक है। द 4 प्रिंसिपल क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक, अंडरस्टैंडेबिलिटी, रेलिवेंस, रिलायबिलिटी एंड कॉम्पेरेबिलिटी, 4 क्वालिटेटिव कैरेक्टर। एंड बाकी आ जाएगा आपका मेटेरियलिटी, फेथफुल रिप्रेजेंटेशन, जो भी करो फेथफुल, हाँ, विश्वास के साथ करो, भरोसे के साथ करो। सब्सटेंस ओवर फॉर्म, ठीक है। सब्सटेंस ओवर फॉर्म का बेसिक मतलब होता है, मतलब सब्सटेंस ओवर फॉर्म में भी आपको थोड़ा चिंता में डाल सकता है। इफ इंफॉर्मेशन इज टू रिप्रेजेंट फेथफुली द ट्रांजैक्शंस एंड अदर इवेंट्स दैट इट purports to represent, it is necessary that they are accounted for and represented in accordance with their substance and economic reality and not merely their legal form। मतलब जो इकोनॉमिक रियलिटी है आपको उसके बारे में जरूर बताना चाहिए। जैसे कि for rights and beneficial interest in an immovable property are transferred but the documentation and legal formalities are pending, the recording of acquisitions and disposal by the transferee and the transfer of respectively would in substance represent in the transactions entered into। मतलब अगर किसी चीज में इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गया है तो वो उसको ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ना कि लीगल फॉर्म को ज्यादा ध्यान देना चाहिए। बेसिक बात यही है। अगर किसी को कोई एसेट ट्रांसफर हो रहा है, प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रहा है, हो सकता है कि लीगल काम अभी पूरा नहीं हुआ, बट क्योंकि ट्रांसफर हो गया, इकोनॉमिकल इवेंट कंप्लीट हो चुका है, तो इसीलिए सब्सटेंस ओवर फॉर्म को ज्यादा यहाँ पर मेटेरियलिटी दिया जाता है, ठीक है। न्यूट्रलिटी, ये न्यूट्रल लेवल पे काम करेगा, किसी के फेवर में नहीं करेगा, लेकिन वो अलग बात की कर लेते हैं और फिर गलती में फंसते हैं। प्रूडेंस होना चाहिए, मैंने आपको बताया पहले। फुल फेयर एंड एडिक्वेट डिस्क्लोजर होना चाहिए, पूरा कंप्लीट फेयर होना चाहिए, एडिक्वेट डिस्क्लोजर होना चाहिए, कंप्लीटनेस होना चाहिए, ठीक है। तो इसके बाद सर देखिएगा समरी है, समरी को रीड कीजिए और कुछ MCQ क्वेश्चंस भी है और कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आपको मिलेगा। तो प्लीज़ आप लोग एक बार ना पूरा का पूरा कंप्लीट करो, लास्ट वाला जो एरिया है उसको भी एक बार गो थ्रू करो, कोई प्रॉब्लम हो तो आस्क मी इन आवर नेक्स्ट क्लास, और फिर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके आप मुझे बताओ, कोई डाउट है तो यू कैन आस्क इन आवर नेक्स्ट क्लास। आई होप कि क्लैरिटी आया होगा। कोई सवाल है क्या? हेलो, एनी क्वेश्चंस फ्रॉम एनीवन? नो सर। ओके, ठीक है सर, बाय। फिर विश्वजीत, आयान, पिंकी, राजू, टाटा। गो थ्रू कर लेना सर एक बार अच्छे से। बाय सर। ओके बाय सर। बाय सर। टाटा टाटा। राक्षी दादा। हाँ, टाटा रौनक, टाटा रोशनी, टाटा। टाटा।